खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे सुनेत्रा डिप्टी सीएम। 31 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव आया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के दिग्गज नेता अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें, सुनेत्रा पवार ने शाम लगभग 5 बजे मुंबई के लोक भवन में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण किया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सुनेत्रा पवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गठबंधन के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। यह न केवल उनके परिवार बल्कि राज्य की राजनीति के लिए भी एक बड़ा मील का पत्थर है। शपथ से पहले दोपहर 2 बजे विधान भवन में हुई राष्ट्रीय क्रांति पार्टी यानी एनसीपी अजीत पवार गुट की विधायक दलों की बैठक हुई। उन्हें सर्वसम्मति से अपना नेता चुना गया। उनका नाम वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल ने प्रस्तावित किया और छगन भुजबल ने इसका समर्थन किया। तो भारी मन से सुनेत्रा पवार ने शपथ ली है। महाराष्ट्र में सुनेत्रा युग का उदय हुआ है। अजीत दादा का युग यानी दादा युग का अंत हुआ है। तो महाराष्ट्र में दादा युग का अंत हुआ है, अब सुनेत्रा युग का उदय हुआ है। किशोर समिंदर जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। किशोर जी, महाराष्ट्र में अब सुनेत्रा पवार के युग की शुरुआत हो चुकी है। राजभवन में आज भारी मन से उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अजीत पवार के निधन के बाद जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री पद उन्होंने ग्रहण किया है, हालांकि उनका सामाजिक कार्य का लंबा अनुभव है, लेकिन राजनीतिक अनुभव उनको अभी बहुत ज्यादा नहीं है। क्या कहेंगे आप? मनोज जी, एकदम सही बोल दिया आपने कि राजनीति का उनको एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत दादा का देहांत होने के बाद 3 दिन के बाद इतने गड़बड़ी में कल शरद पवार जी, सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, जय पवार, इनसे कल शाम में बारामती में मीटिंग हो गई। बारामती में मीटिंग होने के बाद में शरद पवार जी ने मीडिया को बोल दिया कि हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है वो कुछ हुआ ही नहीं, जो उनकी पार्टी अलग पार्टी है, इसलिए सुनेत्रा पवार, विनोद जी, सुनील तटकरे जी, प्रफुल्ल पटेल जी, ये छगन राव, ये जो डिसीजन लेने वाले हैं वही डिसीजन से चलेंगे। हमको कोई पता ही नहीं था। जब हमने अस्थि विसर्जित करने के बाद, अजय दादा के बाद, ये लोग घर में आ गए। रात के 2 बजे बम्बई को निकल, सुबह विधान भवन में विधानसभा का अध्यक्ष ने उनको विधिमंडल पे ले लिया और आज 5 बजे सुनेत्रा पवार को उन्होंने शपथ ग्रहण करने के लिए कर दिए और उसमें से महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम बन गए सुनेत्रा पवार। मगर उनको राजनीति का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और बीजेपी संगठन में बारामती में सुनेत्रा पवार की हार हो गई थी, इसलिए उन्होंने उनको खासदार बनाया था। सांसद में बनाने के बाद में, या हादसा होने के बाद में वो आ गए। इतनी गड़बड़ में उनको 3 दिन के दादा के देहांत के बाद 3 दिन में उन्होंने कैसे क्या डिप्टी सीएम बनाया, इस पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, इनमें गुमजाव चालू है। इसलिए सुनेत्रा पवार को बीजेपी पार्टी कैसा सलूक करेगी ये मालूम नहीं है। इसमें से उनको एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है और इतना बड़ा पद उनको दे दिया। ये महाराष्ट्र के लिए कैसा काम चलेगा, क्या नहीं चलेगा, ये कार्यकर्ताओं में संभ्रम है।
अभी सुनेत्रा पवार कैसे दादा के बाद में कैसे काम करेंगी वो भी मालूम नहीं है। उनको एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, बड़े बड़े मातब्बर कांग्रेस जैसे पार्टी किशोर जी जहां तक अगर बात की जाए सुनेत्रा पवार की, तो एक राजनीतिक परिवार से आती है, उनके पिता राजनीति में सक्रिय रहे, भाई जो है उनके वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो इसलिए राजनीति उनको विरासत में जरूर मिली है, लेकिन खुद का अपना राजनीतिक इतना अनुभव नहीं है। पिछले चुनाव में वो खड़ी जरूर हुई थी अपने ननद के सामने, लेकिन वो हार गई थी। लेकिन अब उनके सामने ये बड़ी चुनौती होगी, पार्टी को संभालना, परिवार को संभालना। अभी तक परिवार को संभालती रही, अब पार्टी को भी एकजुट रखना है, संभालना है। दूसरी चीज, जो शरद पवार से जो पार्टी की विलय की बात हो रही थी, उसमें किस तरीके से अब पार्टी आगे बढ़ेगी, ये भी बड़ी चुनौती होगी। बराबर है मनोज जी, उनको चुनौती तो है, लेकिन बीजेपी वालों उनको संभाल के लेंगे क्या नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अभी उनसे जो भी दादा ने अर्थ मंत्री पर फाइनेंस मिनिस्टर दादा थे, इधर के दादा का अधिवेशन आने वाला था, इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी करके उनको डिप्टी सीएम बनाया, मगर उनके सामने दादा जैसी ताकत नहीं है, तो मुश्किल काम है। ये जनता में बड़ा रोष है, इतने जल्दी फटाफट में पवार घराने का कोई आदमी उधर डिप्टी सीएम बनना है, इसीलिए उन्होंने उनको गड़बड़ी कर दी है। उनको राजनीति का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। बारामती बाले किला जो है राष्ट्रवादी का, वो तोड़ने की साजिश करने के वास्ते सुनेत्रा पवार को महानंदन के सामने खड़ा कर दिया था, मगर उधर के लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं कर दिया। इसलिए महाराष्ट्र की जनता भी उनको उनके काम से नाराज हो जाएंगी। ये बीजेपी का एजेंडा है। उसके बाद में दादा का किला जो है बाले किला, वो गढ़ जाना चाहिए, इसीलिए बिना एक्सपीरियंस वाले को उधर डिप्टी सीएम बनाया है मनोज जी। बिल्कुल किशोर समिंदर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो महाराष्ट्र में सुनेत्रा युग की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि सुनेत्रा पवार जो है पहली महिला उप मुख्यमंत्री है, ये महाराष्ट्र के लिए बड़ी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सुनेत्रा पवार के लिए बड़ी चुनौती होगी पार्टी को संभालना और परिवार को संभालना और पार्टी को एकजुट रखना। और अब हम बात करेंगे ममता परिवार सियासी तकरार। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी टीएमसी को हटाने के लिए पुरजोर कोशिशों में जुटी है। वहीं ममता सरकार पर लगातार केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगता आ रहा है। इन आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी की यात्रा पर पहुंचे। यहां अमित शाह ने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए साफ कहा कि ममता बनर्जी की सरकार की विदाई का अब वक्त नजदीक है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन निश्चित है और जनता बदलाव की उम्मीद रखती है। अमित शाह ने अपने भाषण में ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने अलग अलग समुदायों को आपस में लड़ाने का काम किया है। तो शाह का मिशन बंगाल शुरू हुआ है। टीएमसी पर विभाजनकारी राजनीति के आरोप गृह मंत्री अमित शाह ने लगाए हैं। बंगाल के रण में अब शाह की हुंकार देखने को मिली है। ममता सरकार की विदाई का काउंटडाउन भाइयों बहनों, उत्तर बंगाल और सिलीगुड़ी भाजपा का अभेद गढ़। ये हमारा सिलीगुड़ी का जो क्षेत्र है, पूरा देश इसको बहुत प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? बंगाल की ये भूमि को देश वैसे प्यार करता है, मगर सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट में जाने का हमारा रास्ता है, इसलिए प्यार करता है। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? ये भारत का भूमि है, कोई इसको हाथ नहीं लगा पाए। दिल्ली की पुलिस ने उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया।
इंडी अलायंस वाले उनको छुड़वाने के पीछे पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक उनके सांसद उनकी पैरवी करने के लिए गए, मगर अंत में तो सत्य का विजय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत को खारिज कर दिया। और अब हम बात करेंगे कोटद्वार वर्ल्ड फेस्टिवल की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को अपने एक दौरे पर कोटद्वार पहुंचे। देहरादून से कोटद्वार के ग्रास्टनगंज हेलीपैड पहुंचे। सीएम धामी के सबसे पहले सीएम धामी ने बाबा सिद्ध बली मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद सड़क मार्ग से स्नेह वर्ल्ड फेस्टिवल में पहुंचे। यहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिवसीय वर्ल्ड फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए जनपद पौड़ी की 350 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने स्नेह वर्ल्ड फेस्टिवल को कोटद्वार के लिए ऐतिहासिक आपको कोटद्वार के समस्त नागरिकों की ओर से, क्षेत्रीय जनता की ओर से आज बिल्कुल एकदम सुंदर इस कार्यक्रम। तो 2 दिवसीय वर्ल्ड फेस्टिवल में उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 330 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। तोहफा कोटद्वार की जनता को दिया। हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी, इसके साथ साथ आज ये जो बहुत एक शानदार कार्यक्रम वर्ल्ड फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित किया गया है, और ये अपने आप में जहाँ हमारे नौजवानों को, युवाओं, बच्चों को अनेक प्रकार से नए नए पशु पक्षियों के संवर्धन के बारे में, उनकी प्रजातियों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी देगा, वहीं इस स्थान के महत्व को और बढ़ाएगा। और अब हम बात करेंगे बदला मौसम का मिजाज। फरवरी की 8 थी, लोग गर्म कपड़े बक्सों में रखने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक बादलों ने डेरा डाला और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड का यू टर्न ला दिया। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। हवा का रुख बदलने से मौसम ने एक बार फिर यू टर्न लिया है। दरअसल मौसम में हो रहे लगातार बदलाव के कारण हवा की दिशा भी अब उत्तर पूर्वी हो चुकी है, जिसके चलते तापमान में गिरावट आई है। विशेषज्ञों के अनुसार यह ठंड का आखिरी बड़ा स्पेल हो सकता है। फरवरी के पहले हफ्ते के बाद धीरे धीरे आसमान साफ होने लगेगा और धूप की तपिश बढ़ेगी। हालांकि सुबह और रात की नमी के कारण कोहरा भी कुछ दिन और कर सकता है। वहीं उत्तर भारत के पहाड़ों पर चांदी जैसी बर्फ की परत देखने को मिल रही है और मैदानों में कपकपाने वाली ठंडी हवाएं। जिस ठंड को हम विदा कह रहे थे, उसने अचानक जोरदार वापसी की है और इस वापसी ने एक बार फिर से लोगों के गर्म कपड़े निकाल दिए हैं और लोग जो है एक बार फिर से अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम नजर आई है। तो फरवरी में विंटर रिटर्न की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब लोगों ने सर्दी को अलविदा समझ लिया, उसी समय एक बार फिर से सर्दी ने यूटर्न लिया है। एक बार फिर से जाती हुई सर्दी ने दम दिखाया है और उत्तर भारत में शीत लहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी और इसका साफ असर मैदानी क्षेत्रों में दिख रहा है और इसको विंटर रिटर्न के तौर पर देखा जा रहा है। तो सर्दी के लहर का आखिरी प्रहार चांदी की परत की तरह पहाड़ों पर बर्फ की चादर दिख रही है। दूसरी तरफ उसी बर्फ की वजह से मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर सी ठंडी हवाएं, कपकपाने वाली ठंडी देखने को मिल रही है। कोहरे का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से लोगों में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है।
तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आगरा में दर्दनाक हादसा 5 की। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं आगरा में दर्दनाक हादसा 5 की मौत। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कंटेनर ने 2 ऑटो को रौंद दिया। हादसे में 5 लोगों की दुखद मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए गए हैं। ये सभी जगन्नाथ यात्रा पर गए थे। ये सभी ऑटो से वापस आ रहे थे। ये लोग सहपऊ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आगरा कैंट स्टेशन पर उतरने के बाद ऑटो से ये सभी लोग घर जा रहे थे। रास्ते में यह हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों ऑटो एक ही दिशा में जा रहे थे। तभी पीछे से आए तेज रफ्तार कंटेनर ने पहले एक ऑटो को टक्कर मारी और फिर दूसरे ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही थाना खंदौली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद आरोपी चालक को लोगों ने दबोच लिया। उसके साथ मारपीट भी की गई है। लेकिन इस भीषण हादसे ने रूह कपा दिया लोगों की। 5 लोगों की इस दौरान इस हादसे में मौत हुई है। तो कंटेनर ने 2 ऑटो को टक्कर मारी है। आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत की यह खबर सामने आई है। कंटेनर ने 2 ऑटो को टक्कर मारी है और इस दौरान तीर्थ यात्रा से लौट रहे लोगों की मौत हुई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुल 5 लोगों की मौत की खबर है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अब हम बात करेंगे नशे के खिलाफ शिकंजा। भारी मात्रा में हेरोइन बरामद। उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स कुमाऊं यूनिट को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 1 सप्ताह के भीतर ये दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने रिकॉर्ड 1 किलो 33 ग्राम हेरोइन बरामद की है। यह संयुक्त कार्रवाई किच्छा पुलिस के साथ आजाद नगर चौकी क्षेत्र में की गई है। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपया की गई है। पुलिस ने इस मामले में कुख्यात नशा तस्कर शहनवाज को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो ये हेरोइन बरेली निवासी भैया नामक व्यक्ति से खरीदता था, जबकि इसे कुमाऊं क्षेत्र में हरजिंदर नामक व्यक्ति को सप्लाई किया जाना था। एसटीएफ के अनुसार शाहनवाज कुमाऊं क्षेत्र का बड़ा हेरोइन सप्लायर माना जाता है और उसके द्वारा सप्लाई की जाने वाली हेरोइन उच्च शुद्धता की बताई जा रही है। एसटीएफ एंटी नारकोटिक्स यूनिट बीते 2 वर्षों से आरोपी की निगरानी कर रही थी। फिलहाल एसटीएफ द्वारा पूरे नशा तस्करी नेटवर्क की तलाश तेजी से की जा रही है। एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने बताया कि ड्रग्स की देवभूमि अभियान के तहत आगे भी ऐसी कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के नशा मुक्त देवभूमि अभियान के अंतर्गत पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के पर्यवेक्षण में लगातार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा ड्रग्स के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी में 30 जनवरी 2023 को एसटीएफ कुमाऊं यूनिट और कोतवाली किच्छा की टीम को संयुक्त चेकिंग के दौरान एक सफलता प्राप्त हुई, जिसमें इस्लाम नगर बहेड़ी क्षेत्र जनपद बरेली के शहनवाज पुत्र इफ्तिकार को पुलिस द्वारा 1 किलो 33 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा है। इसके साथ एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।